नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी बीईओ एग्जाम यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर इन परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस पेपर का हम लोग संभावित प्रश्न सीरीज हल करने वाले हैं। ये पहला सीरीज होगा जिसमें आपको पता होगा कि आरओ में कुल 140 प्रश्न जीएस से पूछे जाते हैं और बीईओ का एग्ज़ाम है यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, उसमें 120 क्वेश्चन जीएस से पूछे जाते हैं। तो ये दोनों परीक्षाओं के लिए जीएस काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपका टॉप 50 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कराया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा है कौन सा नहीं है ठंडा महासागरीय धारा। तो इसमें है कनारी धारा, हम्बोल्ट धारा, क्यूराइल और अगुलहास। तो आपको पता होगा अगुलहास जलधारा जो है ये गर्म जलधारा है। आपसे पूछा है कौन सा ठंडा महासागरीय धारा नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा बी विकल्प, एबरडीन को यूरोप की तेल की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है कि मिलान करने के लिए दिया गया है, यहाँ पे एक तरफ शहर दिया गया है और दूसरी तरफ नदी दी गई है। तो खार्तूम जो है यहाँ पे पहला जो दिया गया ये मिस्र का शहर है जो कि नील नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये का हो जाएगा दूसरा। ब्रेजाविल ये कांगो की राजधानी है जो कि जायरे नदी के किनारे बसा है ये, तो बी का हो जाएगा पहला। और रॉटरडैम जो जर्मनी में है ये राइन नदी के किनारे स्थित है, सी का चौथा हो जाएगा। और पेरिस जो है ये फ्रांस में है, तो ये सीन नदी के किनारे स्थित है, तो डी का हो जाएगा तीसरा। ऑप्शन में आप देखेंगे तो 2 1 4 3 यानी कि ये विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है, ब्राज़ील में बड़े काफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है? कई बार ये यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो फेजेंडा कहलाता है। ब्राज़ील में जो काफ़ी बागान हैं उनको फेजेंडा कहते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, प्रवाल भित्तियाँ। यदि देखा जाए तो प्रवाल भित्तियाँ यदि भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो सर्वाधिक जो है ये लक्षद्वीप में पाई जाती हैं प्रवाल भित्तियाँ यानी कि कोरल रीफ। और यहाँ पे पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक कहाँ पाई जाती है, तो प्रवाल भित्तियों। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। छठा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह उद्यान है इंग्लैंड क्यू में, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? त्वरण यदि ऋणात्मक होगा तो किसी पिंड के वेग पर जो प्रभाव पड़ेगा वो घटेगा। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन आप देखेंगे, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है, बिल्कुल सही है। तिलैया डैम कोनार नदी यहाँ पे दिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। तिलैया डैम जो है ये बराकर नदी पे है, बराकर। और ये किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है, और झारखंड के बराकर नदी पे है, झारखंड के ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट यानी कि कोडरमा ज़िले में है ये। तो आपका पूछा गया था कौन सा सही मेल नहीं है, बी ऑप्शन सही मेल नहीं है। आगे देख लीजिए, गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पे है, सही है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे बनाया गया, ये भी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत के निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी विकल्प, रेगुर मिट्टी का। रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि कपास की खेती जो है इसी मिट्टी पे की जाती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है?
तो इसमें ट्रेलिस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रेलिस पैटर्न पाया जाता है दक्षिण भारत की नदियों में। यह ट्रेलिस जो है, ये जो मुख्य नदी है उसके सहायक नदी जो होती हैं वो समानांतर उसके बहती हैं और एक कोण पर जाकर के वो मिल जाती हैं। तो ये आपका जो पैटर्न कहलाता है वो ट्रेलिस पैटर्न कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 11वां प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो एवं संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? आपको पता होगा संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं जिनमें 22 भाषाएं हैं और अंतिम 4 भाषा जो जोड़ा गया था वो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में अंतिम 4 भाषाओं को जोड़ा गया। और कौन कौन सी हैं? तो मैथिली है, डोंगरी है, बोडो और संथाली भाषा है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और हटाए भी जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विधानसभा में पूछा गया है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 332। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि किस सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है? संघ सूची, राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। कौन कौन से सूची में जो है आपका संसद को यह अधिकार दिया गया है विधि यानी कि कानून बनाने का? तो संघ सूची जो है और समवर्ती सूची, इनमें संसद को यह अधिकार दिया गया है विधि बनाने यानी कानून बनाने का। तो पहला और तीसरा राज्य सूची में जो है ये राज्य विधानसभा के सदस्य या विधानसभा कह सकते हैं, तो उनको अधिकार है ये। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत के द्वारा यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित है, आपको पता होगा। उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निरर्हता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसे है? तो ये अधिकार लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर को है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? तो आप इनमें ऑप्शन जो दिया गया है इनमें देखेंगे, मक्का जो है वो रेशेदार फसल की श्रेणी में नहीं आता है। कपास हो गया, जूट और मेस्टा ये रेशेदार फसल की श्रेणी में आते हैं, मक्का नहीं आता है। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। 18वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? तो राष्ट्रीय आय को पूछा गया कौन सा व्यक्त करता है? तो स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे जो दिया गया है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है यहाँ राष्ट्रीय आय से पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय का आकलन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? आकलन यदि पूछा जाए राष्ट्रीय आय का आकलन किस संस्था या किसके द्वारा ये जो इसका आकलन किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा इसका आकलन किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा भी जाता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु निम्न में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? यहाँ पे कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु पूछा गया कौन सा संस्था जो है या संगठन उत्तरदायी है? तो है नेफेड। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेफेड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये आपका कृषिगत वस्तुओं के विपणन है तो कौन सा संगठन उत्तरदायी है? नेफेड है। अगला प्रश्न है, यदि आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात CRR जिसे कहा जाता है CRR में वृद्धि की जाती है तो निम्न में से क्या प्रभाव होगा? तो मुद्रा आपूर्ति में कमी आएगी। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिथ
क्या है? तो हाइड्रोलिथ जो है ये कैल्शियम हाइड्राइड है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 22वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल पूछा गया है कि इनमें नहीं पाया जाता है। तो जीव द्रव्य जो डी ऑप्शन में दिया गया जीव द्रव्य, इनमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। 23वां प्रश्न देखते हैं, परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो इनमें रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस युग्म में आयन सम इलेक्ट्रॉनी है? तो ऑप्शन आप जो देख सकते हैं ये यानी पॉजिटिव और वो नेगेटिव। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है? तो स्वच्छ ईंधन जो है प्रोपेन है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। और निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? 26वां प्रश्न है, तो कार्बनिक अम्ल पूछा गया है कौन सा है? तो एसिटिक अम्ल यहाँ पे सही हो जाएगा, ये कार्बनिक अम्ल होगा। और आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा गया। थायमिन बेरी सही है। और एस्कॉर्बिक अम्ल जिसे विटामिन सी कहा जाता है, स्कर्बी होता है। विटामिन ए की कमी से वर्धानता नहीं होता है, रतौंधी होता है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए की कमी से जो है वर्धानता नहीं बल्कि रतौंधी होता है। तो आपसे पूछा है सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी विटामिन के की कमी से जो है रक्त का जमना जो उत्तरदायी है वो विटामिन के ही है। बाकी सभी सुमेलित हैं, सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये यूपीपीसीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो लाइकेन यहाँ पे सही हो जाएगा। वायु प्रदूषण का जो संकेतक है या सूचक है वो लाइकेन होता है। 30वां प्रश्न है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो ल्यूकेमिया क्या है? एक प्रकार का ये रक्त कैंसर है जिसमें जो बढ़ोतरी होती है आरबीसी की, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? कोणीय वेग की बीमा पूछा गया है क्या होती है? तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट किया गया है यूपीपीएससी में। तो पौधे जिस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो नाइट्रेट कहलाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है, दंत लवक जिसे एनामिल कहा जाता है, इसे एनामिल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से यह बनता है? तो ये आपका कैल्शियम फास्फेट से बनता है। सबसे मजबूत जो पार्ट होता है ये यही है एनामिल, जो कि कैल्शियम फास्फेट से यह बनता है। अगला प्रश्न है आपका, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? यदि आप एक्सेल पे वर्क कर रहे हैं तो आपको एडिट मोड पर जाने के लिए कौन सी की जो है प्रेस करनी होगी? तो F2, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा का वर्णन है? तो पुस्तक का नाम जो है मृच्छकटिकम है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो शूद्रक के द्वारा रचना की गई है मृच्छकटिकम की। और ये आपका अभी हाल ही में वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। मृच्छकटिकम जो है क्या है? नाटक है या फिर जो है टीका है, क्या है का? तो ये आपका नाटक है। मृच्छकटिकम जो है नाटक है जिसमें एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा का इस पुस्तक में वर्णन है। किसके द्वारा लिखा गया है ये? तो शूद्रक की रचना है ये।
अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो कलिंग से संबंधित है, यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया है? तो ऑप्शन जो दिया गया इनमें आप देखेंगे अशोक के द्वारा जो सिक्का चलाया गया है उनमें बुद्ध को जो अंकित किया गया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो आमंत्रित किए थे वो आलम खान के द्वारा आमंत्रित किया गया था। इब्राहिम लोदी के चाचा थे। और आपको पता होगा कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और उसके बाद से मुग़ल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे पूछा गया है किसने आमंत्रित किया था बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए? तो आलम खान ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इब्राहिम लोदी होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, किस मुग़ल बादशाह का 2 बार सिंहारोहण हुआ था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो औरंगजेब जो है इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मुग़ल बादशाह औरंगजेब का 2 बार जो है राज्याभिषेक हुआ था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय जो जाता है वो रामानंद को जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? ऑप्शन आप देख सकते हैं औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या फिर दारा सिकोह के द्वारा। तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद जो करवाया गया था दारा सिकोह के द्वारा करवाया गया। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन जो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्लाह। यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार जो है मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। और इन पे जो है 50,000 का इनाम भी अंग्रेज के द्वारा जो है रखा गया था। और इन्होंने जो है नेतृत्व जो किया था 1857 की क्रांति का वो फैजाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पूछा गया 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्लाह ने। खान बहादुर खान जो नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति का वो बरेली से इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। लियाकत अली, ये प्रयागराज जो इलाहाबाद उस समय था, तो इलाहाबाद से नेतृत्व इन्होंने किया था, लियाकत अली ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक चला था? तो 28 माह तक रहा था कांग्रेस का शासन। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, दोनों के द्वारा मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। प्रयागराज में, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में। कहाँ पे? तो इलाहाबाद में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। एक 1930 में हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। यहाँ पे द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन है 1931 में हुआ था। इसी में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और जो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931
1931। इसके बाद से जो है गांधी जी ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है सहमत हो गए थे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। यहाँ पे प्रश्न है कि किस प्रश्न पर यह सम्मेलन जो था वो असफल रहा। तो प्रश्न जो पूछा गया हुआ है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वह असफल रहा था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। और एक प्रश्न और जो गोलमेज सम्मेलन से पूछा था, ये पूछा था तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे। तो याद रखिएगा वो थे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ये प्रश्न जो है पूछा गया, हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो आर्यन मुधोलकर ने। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो गांधी बनाम लेनिन पुस्तक S.A. डांगे के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की जो फेमस पुस्तक है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछा जाए किसकी रचना है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। यहाँ पे पूछा गया है गांधी बनाम लेनिन, तो यह S.A. डांगे की रचना है। अगला प्रश्न है किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था। तो वह था आपका असहयोग आंदोलन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और गांधी जी ने जो है ये विश्वास दिलाया था कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज जो है मिल जाएगा। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, ध्यान दीजिएगा 1 अगस्त 1920 को। ये पूछा जाता है हमेशा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ बम्बई से। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आपका 1930 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में। तो कभी कभी जो है आपका कालक्रम के अनुसार मिलाने के लिए भी दिया जाता है इस तरह का प्रश्न, तो आप सन याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो पटना में हुआ था। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंतिम प्रश्न देखते हैं कि सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ध्यान दीजिएगा एक शब्द यहाँ पे सर्वप्रथम पूछा गया है, तो डुप्ले यहाँ पे सही हो जाएगा कि पुर्तगाली था ये। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो डुप्ले यहाँ पे ऑप्शन में रहेगा, तो डुप्ले सही करना है। और अंग्रेज पूछा जाए किस अंग्रेज ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी, तो वो आपका हो जाएगा वेलेजली। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले पूछा है तो डुप्ले ने किया था, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका सामान्य अध्ययन यानी कि GS का संभावित प्रश्न सीरीज, जो कि RO एग्जाम जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और BEO यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, ये दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण GS है ये। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और PDF इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।